नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको बताएंगे सेल स्ट्रक्चर ओवरव्यू। तो इस लेक्चर के अंदर हम सेल के अलग अलग पार्ट्स के बारे में आपको बताएंगे और साथ में ये बताएंगे सेल के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उन सभी के अपने स्पेसिफिक जो फंक्शंस हैं वो क्या हैं। तो सेल के सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो हम शुरुआत बीसी से करेंगे। सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन सेल को आउटरली कवर्ड करती है और सेल का जो इंटीरियर है, मतलब सेल का जो अंदर वाला पार्ट है उसको उसके सराउंडिंग से अलग करती है। तो सेल मेम्ब्रेन इज दैट सेल ऑर्गेनेली विच सराउंड द सेल एंड सेपरेट द सेल इंटीरियर फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। तो सेल मेम्ब्रेन सेल का वो पार्ट है जो सेल को आउटरली कवर करता है और सेल के अंदर वाले हिस्से को उसके सराउंडिंग से क्या करता है, अलग करता है, जिससे सेल के जो इंटरनल ऑर्गेनेलीज हैं वो उनके सराउंडिंग से किसी भी तरह की कोई इंजरी नहीं होती। मतलब जो कहने का मीनिंग क्या है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनको डैमेज होने से क्या करता है, बचाता है। सेल मेम्ब्रेन का एक नाम और है, सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यू कैन से दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तो क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटेक्शन के अंदर काम आती है, आउटरली सेल को कवर करती है और सेल के इंटीरियर को क्या करती है, उसके सराउंडिंग से अलग करती है। मतलब टोटली सेल मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शन है वो है सेल के इंटरनली पार्ट को सराउंडिंग से अलग करना और उसकी प्रोटेक्शन करना। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो बेसिकली लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और सेल मेम्ब्रेन का जो नेचर है इट इज सेमी परमेएबल और यू कैन से द सेलेक्टिव परमेएबल। सेल मेम्ब्रेन को हमने सेलेक्टिव परमेएबल बोला है और सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमेएबल बोलने का मतलब ये है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन अपने अक्रॉस कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही क्या करती है, पास होने के लिए, ट्रांसपोर्ट होने के लिए अलाउ करती है। मतलब हर तरह के जो मॉलिक्यूल हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस नहीं हो सकते। सेल मेम्ब्रेन सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन को अलाउ करती है जो सेल के लिए जो है काफी एसेंशियल, काफी जरूरी होते हैं और जो सेल को किसी भी तरह की कोई इंटरनल इंजरी सेल के अंदर कोज ना करे। तो सेल मेम्ब्रेन जो है तो प्रोटेक्शन के अलावा सेल मेम्ब्रेन का सेल के अंदर और भी फंक्शन होता है, जैसे कि तो एक लिविंग सेल के अंदर मटेरियल ट्रांसपोर्ट लगातार होता रहता है। मतलब एक लिविंग सेल के अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज कंटिन्यूसली होती रहती हैं और इन बायोकेमिकल एक्टिविटीज को कंटिन्यूसली बनाए रखने के लिए बहुत सारे जो केमिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको सेल के अंदर से सेल के बाहर जाना पड़ता है और बाहर से उनको सेल के अंदर आना पड़ता है। लेकिन हर मॉलिक्यूल का नेचर ऐसा नहीं होता कि सेल मेम्ब्रेन उसको अपने अक्रॉस क्या कर दे, उसको ट्रांसपोर्ट होने के लिए क्या कर दे, उसको अलाउ कर दे। क्योंकि आपको हमने बताया सेल मेम्ब्रेन जो है वो नेचर में सिलेक्टिव परमेएबल है, ये लिपिड से मिलकर बनी होती है, साथ में इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं और सेल मेम्ब्रेन सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स को डायरेक्टली पास होने के लिए अलाउ कर सकती है जो केमिकल, जो मॉलिक्यूल खुद लिपिड लाइक हो या वो लिपिड से मिलकर बने हो। सेल की मेम्ब्रेन उन सभी केमिकल्स के लिए, मतलब उन सभी मॉलिक्यूल्स के लिए ये इम्परमेएबल है जो केमिकल्स नेचर में पोलर हैं, जो आयनिक हैं, मतलब आयनिक कंपाउंड्स के लिए और साथ में जो पोलर सब्सटेंसेस हैं उनके लिए सेल की मेम्ब्रेन जो है वो इट इज द टोटली इम्परमेएबल। इसलिए सेल की मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन चैनल्स लगे होते हैं और इन प्रोटीन चैनल्स का मेन फंक्शन होता है कि उन केमिकल्स को सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करना, जो केमिकल नेचर में पोलर है और जो केमिकल नेचर में आयनिक है। तो इसका मेन फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन का ये प्रोटेक्शन के अंदर काम आती है, ये सेल सेल इंटरेक्शन के अंदर काम आती है, ये सेल सिग्नलिंग के अंदर काम आती है। सेल सिग्नलिंग के अंदर मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, देखो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल सरफेस के ऊपर, जो सेल मेम्ब्रेन सरफेस के ऊपर अलग अलग तरह के कुछ रिसेप्टर मॉलिक्यूल लगे होते हैं और ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल जो होते हैं बाहर से आने वाले केमिकल्स को रिसीव करने में काम आते हैं। क्योंकि मोस्टली केमिकल्स ऐसे होते हैं जिन्हें सेल अपने अंदर आने के लिए अलाउ नहीं करती, इसलिए उन केमिकल से सेल
केमिकल सिग्नल बाहर से रिसीव कर लेती हैं और उस केमिकल और किसी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से कोई मैसेज रिसीव करने के लिए सेल मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर कुछ रिसेप्टर मॉलिक्यूल लगे होते हैं। तो ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इनका नेचर कैसा होता है, कैसे फंक्शन करते हैं, तो ये हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, जब हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे इसको भी हम। तो आगे सेल मेम्ब्रेन के बाद हम इसमें हम पढ़ेंगे सेल के इंटरनल पार्ट के बारे में। सेल के इंटरनल पार्ट में सबसे पहले हम करेंगे डिस्कस साइटोप्लाज्म को। तो साइटोप्लाज्म क्या है, एक तरह का इट इज अ टाइप ऑफ द लिविंग मटेरियल व्हिच इज फिल्ड इनसाइड द सेल। साइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। तो ये प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है वो क्या है, देखो जैसे कि देखो सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म, और वो फ्लूइड जो न्यूक्लियस के अंदर भरा होता है उस फ्लूइड को हम बोलते हैं इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोप्लाज्म। देन द साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज कॉल्ड एज द प्रोटोप्लाज्म। इसलिए हमने क्या बोला था, साइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म एक ऐसा लिविंग मटेरियल है जो कि सेल के अंदर भरा होता है, और किसी भी एक सेल के लिविंग रहने के लिए साइटोप्लाज्म का उसके अंदर होना क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। विदाउट साइटोप्लाज्म ए सेल कैन नॉट सर्वाइव। बगैर साइटोप्लाज्म के कोई भी सेल सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि एक सेल के अंदर विद इन ए सेल डिफरेंट टाइप ऑफ बायोकेमिकल एक्टिविटीज कंटिन्यूअसली टेक्स प्लेस, एंड दीज बायोकेमिकल एक्टिविटीज you can say and these biochemical reactions required a medium। तो हर एक सेल के अंदर अलग अलग तरह की जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन बायोकेमिकल रिएक्शंस को होने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, एक माध्यम चाहिए होता है उनको, और साइटोप्लाज्म ही वो मीडियम है जो सेल के अंदर अलग अलग तरह की बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंडक्ट होने के लिए क्या होता है, काफी जरूरी होता है। मतलब बगैर साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के अंदर जो केमिकल एक्टिविटीज हैं वो सेल के अंदर परफॉर्म नहीं हो सकती, क्योंकि मोस्टली केमिकल एक्टिविटी जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। इसलिए साइटोप्लाज्म के बगैर सेल का सर्वाइव कर पाना क्या होता है, काफी मुश्किल होता है। और इसका एक मेन फंक्शन क्या होता है, देखो इसमें आप तो इस डायग्राम के अंदर आप सेल के अलग अलग पार्ट्स को देख पा रहे हो। सेंटर में मैंने दिखा रखा है इट इज द न्यूक्लियस, दिस इज द गोल्गी बॉडी, दिस इज द लाइसोसोम, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, दिस आर द पॉलीसोम, यू कैन से द पॉलीराइबोसोम, और ये है दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज द वैक्यूल। तो ये है सेल के डिफरेंट पार्ट्स, और आप क्या नोट कर रहे हो, सेल के ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर डूबे हुए हैं। क्या मीनिंग है इसके अंदर, तो साइटोप्लाज्म सेल का एक ऐसा लिविंग मटेरियल है जो कि सेल के अंदर होने वाली केमिकल एक्टिविटीज के लिए क्या काफी ज्यादा जरूरी होता है। इसका दूसरा फंक्शन क्या होता है, मान लो सेल के अंदर कोई केमिकल सेल के इस पार्ट के अंदर है और उस केमिकल को सेल के इस पार्ट से सेल के इस पार्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट होकर आना है, तो वैसे तो वो आ नहीं पाएगा। साइटोप्लाज्म की ना एक खास बात ये होती है, साइटोप्लाज्म सेल के अंदर एक जगह फिक्स नहीं होता। क्या था मैंने आपको, साइटोप्लाज्म सेल के अंदर एक जगह फिक्स नहीं होता। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर एक रोटेशनल मूवमेंट लगातार शो करता रहता है, मतलब साइटोप्लाज्म एक सर्कुलर मैनर में सेल के अंदर लगातार सर्कुलेट करता रहता है, और साइटोप्लाज्म की इस रोटेशनल मूवमेंट को हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड एज द साइक्लोसिस। क्या बोलते हैं इसको, इट इज कॉल्ड एज द साइक्लोसिस। तो साइक्लोसिस के जरिए साइटोप्लाज्म जो है वो सेल के अंदर लगातार एक रोटेशनल मूवमेंट जो है वो शो करता रहता है, और इसी रोटेशनल मूवमेंट के कारण जो मटेरियल्स हैं, जो अलग अलग तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। एक फंक्शन जो होता है वो साइटोप्लाज्म का ये होता है। तो आगे इसके ऊपर भी हम लेक्चर हम बढ़ाएंगे जिसमें हम आपको साइटोप्लाज्म का फुली फंक्शन, इसकी फुली कंपोजिशन आपको हम बताएंगे। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सेल के न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है और ये सेल का सबसे मेन सेल ऑर्गेनल होता है। देखो उसमें क्या है, तो न्यूक्लियस जो है जनरली सभी तरह के सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है, सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। हालांकि अलग अलग सेल टाइप के अंदर जो न्यूक्लियस है वो इट मे बी प्रेजेंट जस्ट अवे फ्रॉम द सेंटर। अलग अलग सेल टाइप के अंदर जो न्यूक्लियस है वो सेंटर से थोड़ा सा हटके भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली सेल्स के केस में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है।
तो इसमें क्या है, आप इसमें देख पा रहे हो। तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस को हम सेल का कंट्रोल रूम भी बोल सकते हैं। और न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल रूम बोलने का कारण क्या है, आपको मैंने क्या बताया था कि सेल के अंदर अलग अलग तरह की जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज हैं वो सेल के अंदर लगातार परफॉर्म होती रहती हैं। और हर एक बायोकेमिकल एक्टिविटी जो भी सेल के अंदर हो रही है, हर एक तरह की बायोकेमिकल एक्टिविटी जो होती है वो हमारे न्यूक्लियस के अंडर कंट्रोल होती है। न्यूक्लियस के अंडर कंट्रोल क्यों होती है, इसका रीजन भी आपको अभी हम बताएंगे। तो इसमें क्या है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो, न्यूक्लियस की अपनी एक सेपरेट मेम्ब्रेन होती है। जैसे कि इसमें आप देख रहे हो, न्यूक्लियस के चारों तरफ अपनी एक सेपरेट मेम्ब्रेन है, और वो मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस को चारों तरफ से कवर करती है, उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपने सेल टाइप पढ़ी होंगी। सेल जो मेनली नेचर के अंदर सेल टाइप दो तरह की हैं, एक तो होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल, एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल। याद रखो, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके केस में जो उनका न्यूक्लियस होता है वो बाहर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड नहीं होता, जबकि जितनी भी तरह की यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनका जो न्यूक्लियस है वो बाहर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होता है, कवर्ड होता है। पहली बात तो क्या है, अब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो आउटरली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड तो नहीं होता। तो न्यूक्लियर इस बाउंड्री के बगैर, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बगैर आप ये कैसे डिटरमाइन करोगे कि सेल के अंदर सेल का न्यूक्लियस कहां पे है, कैसे करोगे? देखो इसमें देखो आप, तो जैसा कि आप न्यूक्लियस के अंदर देख रहे हो, तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसमें आपको दिखा रखा है, दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया है, इट इज कॉल्ड एज द क्रोमेटिन फाइबर। क्या नाम दिया हमने इसको? इट इज कॉल्ड एज द क्रोमेटिन फाइबर्स। याद रखो आप, ये क्रोमेटिन फाइबर जो होते हैं ये डीएनए से मिलके बने होते हैं। किससे बने होते हैं? मिलके, ये डीएनए से मिलके बने होते हैं। कहने का मीनिंग क्या है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है, और डीएनए ही हमारी बॉडी सेल्स के अंदर हमारे जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम आता है। तो जेनेटिक मटेरियल हमने डीएनए को इसलिए बोला है क्योंकि वन जनरेशन टू अदर जनरेशन जो पेरेंटल कैरेक्टर है, जो पेरेंटल कैरेक्टर्स जो है वो उनकी ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, उनके बच्चों के अंदर जो है वो डीएनए के थ्रू ही पास होते हैं। तो कहने इससे आप क्या समझ गए, न्यूक्लियस बाहर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं, और ये क्रोमेटिन फाइबर जो होते हैं ये डीएनए से मिलकर बने होते हैं। डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, और डीएनए के ऊपर जीन्स होते हैं। डीएनए के ऊपर क्या होते हैं? अलग अलग जीन्स होते हैं। और याद रखो आप, क्योंकि ना न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो एक सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, अलग अलग कंडीशन के अंदर जो डीएनए है वो अलग अलग फॉर्म के अंदर आ जाता है। जैसे कि तो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसकी दो फॉर्म है, एक तो ओपन चेन फॉर्म होती है डीएनए की, एक होती है डीएनए की कंडेंस फॉर्म। तो जब डीएनए ओपन चेन फॉर्म में होना, तो डीएनए की ओपन चेन फॉर्म को हम बोलते हैं सिंपली इट इज कॉल्ड एज द क्रोमेटिन फाइबर। और जब ये डीएनए ओपन चेन फॉर्म से कंडेंस फॉर्म में आता है तो डीएनए की इस कंडेंस फॉर्म को हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड एज द क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज द क्रोमोसोम। हम बोलते हैं कि जीन जो होते हैं, जीन भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, डीएनए भी न्यूक्लियस के अंदर होता है, और क्रोमोसोम जो है वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। अब इसमें क्या है, तो ये समझने के लिए अलग अलग टर्म्स का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखो, जीन, डीएनए और क्रोमोसोम, ऑल ऑफ दीज आर सेम थिंग्स, ये तीनों एक ही चीजें हैं। हालांकि ये जो टर्म्स हैं ये बोलने में तो अलग अलग आती हैं, लेकिन जीन, डीएनए और क्रोमोसोम में कोई डिफरेंस नहीं होता। कैसे नहीं होता? देखो इसमें क्या है, आपको मैंने बताया जीन्स होते क्या हैं। जीन्स आर द शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए, मतलब जीन, डीएनए जो जीन्स होते हैं वो डीएनए के जो सेगमेंट्स होते हैं। इसका मतलब जीन और डीएनए में कोई डिफरेंस नहीं है। और आपको मैंने बताया था कि जो डीएनए होता है, डीएनए की कंडेंस फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज द क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम को हमने डीएनए की कंडेंस फॉर्म बोला है तो क्रोमोसोम और डीएनए में भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो जीन डीएनए की सेगमेंट है, तो जीन डीएनए में कोई डिफरेंस नहीं है, और डीएनए की कंडेंस फॉर्म को ही क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। तो उसका मतलब जो डीएनए है और क्रोमोसोम में भी कोई डिफरेंस नहीं है। ये तो समझने के लिए जो है जो इनको अलग अलग टर्म्स दी गई हैं। तो इसमें क्या है, आपको अब हम ये क्लियर करवाएंगे कि जो न्यूक्लियस है वो सेल का कंट्रोल रूम क्यों है। जितने भी तरह की बायोकेमिकल एक्टिविटीज हैं
वो न्यूक्लियस के अंडर कंट्रोल क्यों होती हैं। तो इसमें देखो आप जितनी भी तरह की बायोकेमिकल एक्टिविटीज हमारी बॉडी सेल्स के अंदर कंडक्ट होती हैं, उन सभी तरह की बायोकेमिकल एक्टिविटीज के होने के लिए एक स्पेशल टाइप के केमिकल की जरूरत होती है, और उस केमिकल को हम बोलते हैं कॉल्ड एज द दीज केमिकल्स आर कॉल्ड एज द एंजाइम्स। मतलब जो एंजाइम्स हैं वही हमारी बॉडी सेल्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको स्पीडली कंडक्ट करवाने में काम आते हैं। तो कहने मीनिंग क्या है, एंजाइम्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो एंजाइम वो केमिकल है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को, उसकी स्पीड को क्या करते हैं, वो कई गुना कर देते हैं। इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी सेल्स के अंदर जो केमिकल एक्टिविटीज हैं उनका स्पीडली कंप्लीट होना क्या होता है, काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो इसका मीनिंग क्या है, तो जितनी भी तरह की बायोकेमिकल एक्टिविटी बॉडी सेल्स के अंदर होती हैं उन सभी के लिए एक स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। और याद रखो, एंजाइम ऐसे केमिकल होते हैं जो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और वो प्रोटीन जो हमारी बॉडी सेल्स के अंदर एंजाइम को बनाते हैं, उन प्रोटीन्स को हमारी बॉडी सेल्स बनाती है बिल्कुल पर्सनली। कैसे, आपको मैंने क्या बताया था, सेल के अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए, और डीएनए के पास क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। ये जीन्स ही उन प्रोटीन्स को बनाते हैं, किन प्रोटीन्स को, जो प्रोटीन हमारी बॉडी सेल्स के अंदर अलग अलग तरह के एंजाइम्स को बनाते हैं। कहने मीनिंग ये है, डीएनए के ऊपर जो जीन्स होते हैं, जैसे कि एक टिपिकल ह्यूमन सेल के डीएनए के ऊपर लगभग 20,000 के करीब जीन होते हैं, और ये अलग अलग जो जीन होते हैं, अलग अलग तरह के जो जीन्स होते हैं वो प्रोटीन्स भी अलग अलग तरह का बनाते हैं, और ये अलग अलग तरह के जो प्रोटीन्स हैं ये एंजाइम भी फिर अलग अलग तरह का ही बनाते हैं। कहना मीनिंग क्या है, तो जितनी भी तरह की बायोकेमिकल एक्टिविटीज हैं उनको होने के लिए क्या चाहिए, एंजाइम। एंजाइम कौन बनाता है, एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन से, और वो प्रोटीन जो एंजाइम को बनाते हैं उन प्रोटीन्स को बनाते हैं जीन। जीन किसका पार्ट है, डीएनए का पार्ट है, और डीएनए किसके अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो डीएनए जो न्यूक्लियस है वही सेल का कंट्रोल रूम है, क्योंकि जितनी भी तरह की बायोकेमिकल एक्टिविटीज होंगी ना, और उनके लिए एंजाइम्स जो है वो सेल का न्यूक्लियस ही बना के देता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस इज द कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। इसलिए हमने क्या बोला है, न्यूक्लियस को हमने सेल का कंट्रोल रूम हमने इसको बोला है, क्योंकि हम सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन उन सेल ऑर्गेनेल्स को हमने सेल का कंट्रोल रूम क्यों नहीं बोला, क्योंकि न्यूक्लियस के पास ही, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए के ऊपर जीन्स होते हैं, और जीन्स ही सेल के अंदर होने वाली हर एक तरह की बायोकेमिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करने में काम आते हैं। तो देखो आप आगे, न्यूक्लियस बाहर से जिस मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें याद रखो आप, इस मेम्ब्रेन के अंदर हमने कुछ छोटे छोटे गैप्स दिखा रखे हैं, इसकी एक दिस वन एंड दिस वन। इन गैप्स को हमने क्या नाम दिया है, these gaps are called as the nuclear pores। these gaps are called as the nuclear pores। ये न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर अलग अलग तरह के जो केमिकल्स हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन के अंदर काम आते हैं। अगर कोई केमिकल साइटोप्लाज्म के अंदर से न्यूक्लियस के अंदर जाना है, उनके ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं, और अगर कोई केमिकल न्यूक्लियस के अंदर से निकल के अगर वो साइटोप्लाज्म के अंदर आना है तो उनके ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी क्या आते हैं, काम आते हैं। जैसे कि न्यूक्लियस में डीएनए होता है, और डीएनए ही आरएनए को बनाता है। जैसे कि 3 तरह के आरएनए हमारी बॉडी सेल्स के अंदर होते हैं, टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए। तो उन आरएनए जो है वो इनके जरिए कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जो डीएनए है वो न्यूक्लियर पोर के जरिए ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जो डीएनए है वो एक तरह का पॉलीमर है, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या काफी ज्यादा होता है, साइज में काफी बड़ा होता है, और इतने बड़े साइज के मॉलिक्यूल के लिए न्यूक्लियर पोर जो है वो अवेलेबल नहीं होते। इसलिए ये सिर्फ स्मॉल साइज पार्टिकल्स के हिसाब से क्या होते हैं, बने होते हैं। मतलब तो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो हमेशा ऑल द टाइम वो हमेशा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस जो डीएनए है वो कभी भी न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकलता। तो देखो आप, तो न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर आप और देख रहे हो, दिस डेंस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोलस। दिस डेंस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोलस। तो ये डार्क कलर का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इस डार्क कलर के स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया है, इट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोलस।
न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस का अपना मेन फंक्शन क्या होता है, देखो इसमें क्या है। तो सेल के का एक ऑर्गेनेली है, उसको हम बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं उसको? हम राइबोसोम बोलते हैं। और राइबोसोम्स जो है सेल के वो ऑर्गेनेली हैं जो सेल के अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन के अंदर काम आते हैं। और राइबोसोम्स का जो फॉर्मेशन है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। देखो इसमें क्या है, राइबोसोम जो है ना वो एक तरह का कॉम्बिनेशन है। मतलब राइबोसोम दो केमिकलों से मिलकर बना होता है और इन दो केमिकलों में से एक केमिकल है राइबोसोमल प्रोटीन और दूसरा केमिकल जो होता है वो होता है राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल प्रोटीन प्लस राइबोसोमल आरएनए, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द राइबोसोम। तो इसलिए आरआरएनए और आर प्रोटीन मतलब राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन की जो असेंबली होती है ना राइबोसोम को बनाने के लिए, वो असेंबली न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूक्लियोलस के अंदर ही होते हैं। और सेल के जैसे सेल के अंदर भरे हुए फ्लूइड को हमने क्या नाम दिया है? इट इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म। वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी सेपरेटली अपना अलग से फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म की जो केमिकल कंपोजिशन है वो जनरली न्यूक्लियस की तरह ही होती है, साइटोप्लाज्म की तरह ही होती है, लेकिन इसमें जो केमिकल्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर वो सभी एंजाइम्स और वो सभी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो डीएनए की कॉपी होने में काम आते हैं, मतलब जो डीएनए के रेप्लिकेशन में काम आते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन में काम आते हैं और जो अदर केमिकल एक्टिविटी जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उनके अंदर काम आते हैं। तो ये था एक ओवरव्यू न्यूक्लियस के बारे में। आगे हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि देखो इसमें आप तो जैसा कि डायग्राम के अंदर आपको ये सेल ऑर्गेनेली आपको दिखाई दे रहा है। इस सेल ऑर्गेनेली की खास बात क्या है? देखो इस सेल ऑर्गेनेली की खास बात ये है, इसका एक एंड जुड़ा है किससे? विद द सेल मेम्ब्रेन, और इसका दूसरा एंड जो जुड़ा है किससे? विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इस सेल ऑर्गेनेली को हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं उसको? इट इज कॉल्ड एज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने दो नाम दिए हैं, इसको दो नाम दे रखे हैं। एक तो दे रखा है SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक दे रखा है RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब ये है तो कंप्लीट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। अलग अलग नाम क्यों दिए गए हैं इसको? तो SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको क्या नाम दिया नीचे वाले को? इट इज कॉल्ड एज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों दिया गया है इसमें? देखो कारण क्या है, देखो तो RER के ऊपर आप कुछ डॉट्स को नोट कर रहे हो, these dots, ये जो डॉट्स हैं, these dots are the ribosomes, these dots are the ribosomes। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो हिस्सा जिसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, उस पार्ट को हम, उस हिस्से को हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो हिस्सा जो ऊपर वाला आप देख रहे हो, इसमें इसकी सरफेस के ऊपर कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज द SER मतलब कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों बोलते हैं ना? क्योंकि RER की सरफेस के ऊपर राइबोसोम है, इसका इसकी सरफेस की जो अपीयरेंस है वो रफ हो जाती है, और जबकि SER की सरफेस के ऊपर कोई राइबोसोम नहीं है, इसलिए इसकी जो सरफेस की जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल स्मूथ नजर आती है। तो स्मूथ होने का इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसकी रफनेस होने का इसको क्या बोलते हैं? इसका इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? देखो इसमें क्या है, आपको मैंने पहले बताया था, राइबोसोम वो सेल ऑर्गेनेली हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? हमारी बॉडी सेल्स के अंदर प्रोटीन्स को। अब देखो जब कोई भी प्रोटीन सेल के अंदर बिल्कुल नया नया बनता है ना, वो प्रोटीन जो है वो फंक्शनल नहीं होता। मतलब उस प्रोटीन, जो प्रोटीन सेल के अंदर नया नया बना है, उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ स्ट्रक्चरली चेंजेस करना क्या है? काफी जरूरी होता है। और स्ट्रक्चरली उन प्रोटीन्स को के अंदर चेंज करना, क्योंकि ना एक बार जब राइबोसोम ने प्रोटीन बना दिया तो सेल की फिर मर्जी होती है कि सेल उस प्रोटीन को सिंपल प्रोटीन की फॉर्म में यूज करेगी
उसको वो एंजाइम की फॉर्म में यूज करेगी या फिर उस प्रोटीन को वो किसी दूसरे केमिकल के साथ कॉम्बिनेशन में यूज करेगी, तो वो सेल की मर्जी होती है। इसलिए कोई भी प्रोटीन जब सेल के अंदर नया नया बनता है तो उस प्रोटीन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरली कुछ केमिकली चेंजेस उसके अंदर करने पड़ते हैं और वो केमिकल चेंज करता है हमारी गोल्गी बॉडी। मतलब जो भी प्रोटीन राइबोसोम बनाएगा ना, वो प्रोटीन पहले एंटर करेगा किसके अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो इस प्रोटीन को अपनी वेसिकल में पैक कर देता है और फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो वेसिकल जिसने अपने अंदर क्या पैक किया है, जिसने अपने अंदर प्रोटीन को पैक किया है, वो वेसिकल उस प्रोटीन को लेके क्या करती है, माइग्रेट किसकी तरफ है, टूवर्ड्स द गोल्गी बॉडी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वेसिकल इस प्रोटीन को गोल्गी बॉडी के पास छोड़ देती है और गोल्गी बॉडी फिर क्या करती है, उस प्रोटीन के अंदर कुछ केमिकली चेंज ला देती है और फिर सेल अपनी हिसाब से, मतलब गोल्गी बॉडी मतलब सेल को जिस तरह के चेंज उस प्रोटीन के अंदर चाहिए वैसा ही चेंज गोल्गी बॉडी क्या है उसको कर देती है, उसके अंदर चेंज कर देती है और फिर सेल उस प्रोटीन को अपने हिसाब से अपनी अलग अलग केमिकल एक्टिविटी को पूरा करने के हिसाब से क्या है उसको यूज कर लेती है। तो यहाँ पे हमने एक साथ दो फंक्शन को हमने आपको बता दिया कि एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन पैकेजिंग के अंदर काम आता है और प्रोटीन पैकेजिंग के साथ साथ ये प्रोटीन को गोल्गी बॉडी के पास भेज देता है और फिर गोल्गी बॉडी क्या करती है, उस प्रोटीन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरली कुछ केमिकली चेंज कर देती है और फिर उस वो चेंज होने के कारण जो है, जो प्रोटीन पहले नॉन फंक्शनल फॉर्म में बना था अब वो प्रोटीन क्या बन जाता है, फुली फंक्शनल। तो गोल्गी बॉडी का फंक्शन क्या है, एक फंक्शन आपको मैंने बता दिया कि गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से क्या रिसीव करती है, प्रोटीन को रिसीव करती है। कैसे प्रोटीन जो नेचर में कैसे है, नॉन फंक्शनल। तो गोल्गी बॉडी नॉन फंक्शनल प्रोटीन को फंक्शनल बनाने का काम तो करती है, साथ में गोल्गी बॉडी उन प्रोटीन्स को अपनी खुद की वेसिकल में पैक करके उनको उनके टारगेट प्लेस तक भी क्या उनको ट्रांसपोर्ट कर देती है। क्योंकि जो प्रोटीन सेल के अंदर नया नया बना ना, उस प्रोटीन को भी खुद ये पता नहीं होता कि उसकी जरूरत सेल के अंदर किस जगह पे है, उसकी जरूरत सेल के उसी सेल के अंदर है जिसके अंदर वो बना है या फिर वो किसी और सेल के अंदर है। तो कहने मीनिंग ये है, तो गोल्गी बॉडी प्रोटीन्स को नॉन फंक्शनल फॉर्म से फंक्शनल तो बनाती है, साथ में गोल्गी बॉडी उन प्रोटीन्स को उनके टारगेट प्लेस तक भी क्या करती है, उनको ट्रांसपोर्ट कर देती है। आगे से देखो आप, तो डिफरेंट केमिकल एक्टिविटीज जो एंजाइम की हेल्प से सेल के अंदर होती हैं, उन केमिकल एक्टिविटीज के होने के लिए अकेले एंजाइम्स ही काफी नहीं होते। एंजाइम्स के अलावा उन केमिकल रिएक्शंस को कंडक्ट होने के लिए सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होती है। इसलिए सेल के अंदर एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट होता है, कैसा, जो सेल के अंदर होने वाली जो केमिकल एक्टिविटीज हैं उनके लिए सेल को एनर्जी बना के देगा। और वो सेल ऑर्गेनेली जो सेल को एनर्जी बना के देता है, उस सेल ऑर्गेनेली को हम बोलते हैं, दैट सेल ऑर्गेनेली इज कॉल्ड एज द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए हम सेल का पावर हाउस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सेल का, हम इसको डिस्कॉल्ड एज द पावर हाउस, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल को क्या बना के देता है, एनर्जी। किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो एटीपी की फुल फॉर्म होती है, इट इज कॉल्ड एज द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं इसको, इट इज कॉल्ड एज द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल को एनर्जी एटीपी की फॉर्म में क्या करता है, बना के देता है। और जब भी सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्या करती है, सेल एटीपी को तोड़ देती है। और एटीपी का जो केमिकल नेचर है वो कुछ ऐसा होता है, जब एटीपी के अंदर मौजूद केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं ना, उन केमिकल बॉन्ड्स के टूटने से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और फिर उसी एनर्जी को सेल अलग अलग केमिकल एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए क्या करती है, उसको इस्तेमाल कर लेती है। आगे से देखो, आप इसमें क्या आगे, और तो न्यूक्लियस के बाहर ये कुछ स्टार लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखा रखे हैं और इन स्टार लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं दे आर कॉल्ड एज द सेंट्रियोल्स। क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड एज द सेंट्रियोल्स। इसमें याद रखो आप, सेंट्रियोल की खास बात ये होती है,
सेंट्रियोल सेल के अंदर हमेशा पेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। क्या होती है सेल के अंदर हमेशा ये पेयर के अंदर होती है, और सेंट्रियोल के पेयर को हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड एज द सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज द सेंट्रोसोम बोलते हैं। इसमें याद रखो आप, तो जब सेल की कॉपी होती है ना, क्या होती है जब सेल की कॉपी होती है, तो सेल के कॉपी होने के दौरान सेल के जो क्रोमोसोम्स हैं उनको सेपरेट करना पड़ता है, और सेपरेट करने के लिए स्पिंडल फाइबर्स का बनना होता है। तो सेंट्रियोल ही वो सेल ऑर्गेनेली हैं जो सेल के डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर नाम के प्रोटीन्स को बनाते हैं, और फिर वो स्पिंडल फाइबर ही क्रोमोसोम्स को क्या करते हैं, एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, ताकि एक सेल से जब दो सेल बने तो दोनों सेल्स के अंदर ये क्रोमोसोम्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएं। सिंपली ये इसका मेन फंक्शन होता है। आगे इसके अंदर पढ़ेंगे तो ये स्ट्रक्चर जो इसमें डायग्राम के अंदर आप देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया इट इज कॉल्ड द पोलिसोम। क्या बोला इसको हमने? इट इज कॉल्ड एज द पोलिसोम। याद रख इसमें यहाँ पे पोलिसोम का दूसरा नाम है पॉलीराइबोसोम। क्या हमने आपको पोलिसोम का सेकंड नेम क्या है? इट इज कॉल्ड एज द पॉलीराइबोसोम। अब देखो राइबोसोम को हम पहले पढ़ चुके हैं। राइबोसोम सेल के वो ऑर्गेनेली हैं जो सेल के अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन के अंदर क्या आते हैं, काम आते हैं। तो इसमें याद रखो आप, अब सेल टाइप भी आपको मैंने बताई थी, दो तरह की होती हैं। एक तो होती है यूकैरियोटिक सेल, एक कौन सी होती है, दूसरी कौन सी होती है, द प्रोकैरियोटिक सेल। तो पोलिसोम जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही बनते हैं। किसके अंदर बनते हैं? द प्रोकैरियोटिक सेल। किसको बोलते हैं? तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर है राइबोसोम, और जो ये थ्रेड इनके बीचों बीच हमने पास कर रखा है ये थ्रेड है एमआरएनए, मतलब कि मैसेंजर आरएनए। राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के ऊपर मौजूद जेनेटिक कोड को रीड करके ही क्या बनाता है, सेल के अंदर प्रोटीन्स को बनाते हैं। तो जब एक ऐसी कंडीशन, जब एक सिंगल एमआरएनए के साथ एक से ज्यादा राइबोसोम अटैच हो जाए, क्या बताया मैंने आपको, किसको बोलते हैं? पोलिसोम। एक ऐसी कंडीशन जब एक सिंगल एमआरएनए चेन के साथ एक से ज्यादा राइबोसोम अटैच हो जाए तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड द पोलिसोम, और यू कैन से द पॉलीराइबोसोम। मतलब ये पोलिसोम जो होते हैं ये पोलिसोम जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो है बैक्टीरियल सेल, और यू कैन से द प्रोकैरियोटिक सेल, ये सिर्फ बैक्टीरियल सेल के अंदर ही होते हैं। ठीक है, आगे से देखो आप नेक्स्ट इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेली आप देख रहे हो ऊपर की तरफ, इस सेल ऑर्गेनेली को हम बोलते हैं दैट सेल ऑर्गेनेली इज कॉल्ड एज द वैक्यूल। तो वैक्यूल जो है वो सेल के अंदर मौजूद एक होलो स्ट्रक्चर होता है, होलो जो बीच से खाली हो। और जैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या थी अपनी अलग से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वैसे ही वैक्यूल के चारों तरफ भी अपनी खुद की एक सेपरेट मेम्ब्रेन होती है, और वैक्यूल के चारों तरफ मौजूद इस सेपरेट मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड द टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं उसको? इट इज कॉल्ड द टोनोप्लास्ट। तो अलग अलग सेल टाइप के अंदर वैक्यूल का जो फंक्शन है वो अलग अलग होता है। जैसे कि एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल जो होती हैं जनरली ये फूड स्टोरेज के अंदर काम आती है। प्लांट सेल्स और बैक्टीरियल सेल के अंदर जो वैक्यूल होती है जनरली ये गैसेस को स्टोर करने में काम आती है। और कुछ प्रोटोजोआ जैसे कि अमीबा और जैसे कि पैरामीशियम, उनके केस में एक स्पेशल टाइप की वैक्यूल होती है, और उस वैक्यूल को हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और अमीबा और पैरामीशियम के अंदर मौजूद जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उनके केस में ओस्मो रेगुलेशन के अंदर काम आती है। किसमें काम आती है? ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि किसी सेल टाइप का अपने अंदर बॉडी फ्लूइड के लेवल को मेंटेन करना। जैसे कि अमीबा और जो पैरामीशियम है ये पानी के अंदर ही मिलते हैं, दे आर द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो कई बार जब इनकी बॉडी के अंदर जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर फिलअप होता है तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को बॉडी से बाहर निकालने के लिए वो अपनी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि वैक्यूल का जो फंक्शन होता है वो अलग अलग सेल टाइप के केस में अलग अलग होता है। जैसे कि एनिमल सेल में किस काम आते हैं वैक्यूल? इनटू द फूड स्टोरेज। प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल के केस में किस काम आते हैं? दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ द गैसेस। और
प्रोटोजोआ जैसे कि पैरामीशियम और अमीबा के अंदर ये ओस्मो रेगुलेशन के अंदर क्या आती है, काम आती है। साथ में सेल के अंदर पीएच वैल्यू को मेंटेन करना, इसके अंदर क्या करना, सेल के अंदर सेल की पीएच वैल्यू को मेंटेन करने में भी क्या आती है, वैक्यूल काम आती है। उसके बाद देखो यार इसमें एक नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल जिसमें आपको दिखा रखा है, ये है इट इज कॉल्ड एज द दिस स्फेरिकल शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द लाइसोसोम। याद रखो इसमें आप, तो शायद आपने सुना भी होगा लाइसोसोम के लिए एक अलग से टर्म दे रखी है, दे आर आल्सो नोन एज द सुसाइडल बैग्स। क्या था मैंने आपको, लाइसोसोम आर आल्सो कॉल्ड एज द सुसाइडल बैग्स। क्यों बोला हमने इसको, क्योंकि ना लाइसोसोम जो है वो सेल के अंदर एक स्कैवेंजर की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं, लाइक ए स्कैवेंजर। और स्कैवेंजर का मतलब होता है सफाया करने वाला, मतलब जो सेल के अंदर साफ सफाई रखे। क्यों, क्योंकि लाइसोसोम कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स such as the proteases, such as the proteases, carbohydrates and lipases। प्रोटीएजेस जो एंजाइम होते हैं दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाइल द लाइपेजेस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द लिपिड्स। कहने मीनिंग ये है, तो सेल बाहर से अगर कोई फूड मटेरियल प्रोटीन की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में या लिपिड की फॉर्म में अगर रिसीव करती हैं, तो उन लिपिड को, उन प्रोटीन्स को, उन कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट होने में वो एंजाइम हेल्प करते हैं। कौन से एंजाइम, जो लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हमने इसको स्कैवेंजर क्यों कहा था, क्योंकि बाय चांस अगर सेल के अंदर अगर कोई सेल ऑर्गेनेल अपना काम करना छोड़ दे, जैसे कि अब माइटोकॉन्ड्रिया मेन फंक्शन क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। और मान लो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्ट्रक्चरली या केमिकली कोई ऐसा बदलाव इसके अंदर आ गया कि इसने अपना काम करना छोड़ दिया। अब जब अगर कोई माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर फंक्शनलेस हो गया, इसका मीनिंग है तो जब ये कोई काम ही नहीं कर रहा, तो सेल के लिए ये हो गया एक तरह का वेस्ट। इसलिए लाइसोसोम क्या करते हैं, लाइसोसोम बहुत सारे लाइसोसोम मिलकर क्या करते हैं, इस माइटोकॉन्ड्रिया जो इसने अपना काम करना बंद कर दिया है, ये लाइसोसोम क्या करते हैं, इस माइटोकॉन्ड्रिया को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं, और कवर करने के बाद क्या करते हैं, इसको अपने अंदर पैक कर लेते हैं, और पैक करने के बाद अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसके ऊपर छोड़ देते हैं। वो एंजाइम क्या करेंगे, वो एंजाइम इस माइटोकॉन्ड्रिया को छोटे छोटे सेगमेंट्स में तोड़ देंगे, टुकड़ों के अंदर काट देंगे इसको, और सेल और माइटोकॉन्ड्रिया के वो पार्ट जिन्हें हमारी बॉडी सेल दोबारा से रीयूज कर सकती है, वो सेल वो माइटोकॉन्ड्रिया के वो पार्ट जो सेल के अंदर बच जाते हैं, और जो पार्ट दोबारा से रीयूज नहीं हो सकते, उन पार्ट्स को जो सेल हमारी क्या करती है, वो अपनी बॉडी से बाहर निकाल देती है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। तो इसलिए हमने लाइसोसोम को हमने क्या नाम दिया, इट इज कॉल्ड एज द स्कैवेंजर। और लाइसोसोम को हमने सुसाइडल बैग क्यों कहा था, क्योंकि अगर लाइसोसोम के फंक्शन में अगर खुद भी कोई कमी आती है ना, तो लाइसोसोम जो है वो अपने खुद के एंजाइम के द्वारा वो अपने आप को ही क्या कर लेते हैं, वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। मतलब अगर इनके खुद के फंक्शन में कोई कमी आ रही है, तो लाइसोसोम जो है वो अपने ही एंजाइम का यूज करके क्या करते हैं, वो अपने आप को मार लेते हैं। इसलिए हमने क्या बोला था, इसलिए सो द लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज द सुसाइडल बैग्स। आगे इसमें क्या है देखो, तो इसमें एक स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ये स्ट्रक्चर जिसमें हमने मेम्ब्रेन को थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ दिखा रखा है। इसको हमने, इस स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया, इट इज कॉल्ड एज द एंडोवेसिकल। क्या नाम दिया इसको, इट इज कॉल्ड एज द एंडोवेसिकल। अब ना सेल की मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो कई तरह के फिजिकल प्रोसेस को भी पूरा करने में काम आती है, और फिजिकल प्रोसेस के अंदर जनरली दो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। एक तो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर तो लगती है एनर्जी, और जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर कोई एनर्जी नहीं लगती। तो इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो जनरली दो तरह का होता है, एक तो होता है एक्सोसाइटोसिस, एक होता है एंडोसाइटोसिस। तो किसी सेल का अगर मान लो सेल के बाहर कोई केमिकल प्रेजेंट है,
अगर सेल उस केमिकल को बाहर से उठा के अंदर ले आती है और क्या करके एनर्जी लगा के, तो इसका मीनिंग क्या है? तो जैसे देखो, तो कोई केमिकल अगर सेल अपने बाहर से उठा के अंदर लाती है ना, उसके लिए मेम्ब्रेन जो है उसका इन्वेजिनेशन अंदर की तरफ होता है, इसलिए इस बनी हुई वेसिकल को क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड एज द एंडोवेसिकल। मतलब एंडोवेसिकल जो है वो एंडोसाइटोसिस के अंदर क्या करती है? हेल्प करती है। तो ये था हमारा सेल स्ट्रक्चर ओवरव्यू। आगे के जो वीडियो लेक्चर हैं उनके अंदर हम आपको बताएंगे, इन आगे के लेक्चर के अंदर हम सेल के इन अलग अलग पार्ट्स को हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे पूरा का पूरा। जैसे कि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर इसके अंदर होगा वो हम पढ़ेंगे कंप्लीटली सेल मेम्ब्रेन के, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, फंक्शन क्या क्या होते हैं, इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या होती है। थैंक यू।